ठीक है। सो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं बेटे? सो इसको हम पढ़ रहे थे, ठीक है। व्हाट आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स? सो दोज कंडक्टर those conductors which do not follow Ohm's law। ठीक है, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते उसे हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, मतलब जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I को, इस चीज को मानते ही नहीं। ठीक, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज होती नहीं। ठीक है, सो ऐसे कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा इनके लिए जनरली ग्राफ कैसे जाता है? देखो, इनके लिए जनरली ग्राफ ऐसे जाता है। ओ देखो, ये जो चीज है ये ओम्स लॉ है, होती है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसका ग्राफ कैसे होता था? स्ट्रेट लाइन। ठीक, सो नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होंगे जिनका स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं जाएगा, हर तरीके से जाएगा लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब कुछ इस तरीके से फॉलो नहीं करेगा। देखो, कुछ का ऐसे होगा, ठीक, कुछ का ऐसे होगा, कईयों का ऐसे भी हो सकता है, ठीक, और कईयों का ऐसे भी हो सकता है। ठीक, तो ये सारे नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, नॉन ओमिक। ठीक, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, और ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो तिरछा मिर्चा स्टार्ट होता है ये। ठीक, सो दीज आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं तुम्हें। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल होता है डायोड। कभी नाम सुना है डायोड? व्हाट आर यस डायोड? सर। यस सर। ठीक है बेटा, डायोड तो सबसे कॉमन डायोड जो तुमने देखा होगा ना, वो एलईडी देखा होगा। एलईडी देखा है? एलईडी एक छोटा सा बल्ब होता है, ठीक, ऐसे करके एक बल्ब होता है, छोटा सा ऐसे करके एक बल्ब होता है, ठीक है, जो ग्लो करता है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, सो ये एलईडी होता है, इसको लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, और जितने भी डायोड होते हैं ना बेटा, वो सारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स। तो देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ना बेटा, किसी भी डायोड का अगर मैं जनरलाइज ग्राफ बनाऊं, तो देखो उसका ग्राफ ना ऐसे जाता है, ये देखो ऐसे करके, ऐसे जाता है, ये देखो। ये होता है करंट वाली एक्सिस, ये होती है वोल्टेज वाली एक्सिस। ठीक है, अच्छा इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, पता नहीं ये चैप्टर शायद कट गया है तुम्हारे सिलेबस से या नहीं, सेमीकंडक्टर। ठीक, तो उसको बाद में देख लेंगे। तो इसका ग्राफ देखो ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा, और एकदम से शूटिंग होती है ऐसे। ठीक, ये क्या बन गया? ओम्स लॉ बन गया। ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जाता है बेटा इसका ग्राफ, और यहां से ऐसे जाता है। ठीक, यहां से ऐसे जाता है, देखो ऐसे। तो क्या ये तुम्हें किसी एंगल से लग रहा है कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है? ठीक, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि देखो जरा ध्यान से देखना, यहां पर देखो वोल्टेज की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक, लेकिन क्या इस इतने रीजन में कोई करंट आ रहा है? हमारे पास करंट नहीं आ रहा है। लेकिन ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे ही, एज सून एज तुमने वोल्टेज अप्लाई करी, तुम्हारे पास एक करंट की वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तुमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है लेकिन करंट की वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये ओम्स लॉ का ओम्स लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस हो गई हैं इसकी। सो डायोड कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अच्छा, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग, और इसको कहते हैं रिवर्स बाइजिंग। ये सब हम वहां पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। ठीक, और ये बहुत इजी है, यकीन मानो इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो डायोड बेटा एक ऐसे एग्जाम्पल है जो कि नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जैसे, अच्छा तुमने इलेक्ट्रोलाइट तो जानते हो ना क्या होता है? यस सर। कौन जानता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता इसमें है? वैसे से क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट? चार्ज कैरी कर। हाँ, ये चार्ज कैरी करते हैं। तो देखो, तुमने ऐसे पढ़ा होगा कि अगर मैं इस तरीके से कोई अरेंजमेंट बना दूं, मैं एक बीकर ले लूं, ठीक, ऐसे करके एक बीकर ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके, ये देखो एक बीकर ले लिया, और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट में जनरली दो टाइप के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है ना, यही होता है ना। अब देखो इसमें ना मैंने दो इलेक्ट्रोड डाल दिया ऐसे करके, ये दो इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक, और इस इलेक्ट्रोड को यहाँ से कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से इस तरीके से, और यहाँ पर लगा दिया एक एमीटर।
ठीक, ऐसे करके, राइट। सो ऐसे करके एक एमीटर लगा दिया। हाँ, अब देखो जैसे ही मैं सर्किट पूरा करूंगा, ठीक, तो इनिशियली जब तुम इसको वोल्ट दे रहे होगे, मान लो इसको तुमने 0 पॉइंट, और ये वेरिएबल बैटरी है, वेरिएबल बैटरी मतलब इसका वोल्टेज चेंज करा जा सकता है, ठीक। तो मान लो जैसे ही तुमने इसको 0.1 वोल्ट अप्लाई करा, तुमने नोटिस करा इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक, एमीटर 0 रीडिंग दिखा रहा है, आई की वैल्यू 0 आ रही है। पता है ये आई की वैल्यू क्यों 0 आ रही है? क्योंकि देखो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच एक एक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड, ठीक। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्या बेटा ये आयंस मूव करेंगे? नहीं मूव करेंगे। और जब ये आयंस नहीं मूव करेंगे, तो क्या यहाँ पर कोई करंट तुम्हें मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक। वैसे ही जैसे तुमने 0.2 वोल्ट अप्लाई करा, तुमने देखा अभी भी करंट नहीं आया, ठीक है। तो मान लो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक, वो है हमें मिलेगी 0.8 वोल्ट पे, ठीक। तो इसको बढ़ाते जाओ, वोल्ट को बढ़ाते जाओ, करंट की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन जैसे ही 0.8 वोल्ट पहुंचेगा, ये आयन ब्रेक करेगा और फिर ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ये मूव करना स्टार्ट कर देगा बेटा, क्या होगा? इसमें करंट की वैल्यू तुम्हें मिलेगी। तो जरा ध्यान से देखो, इनिशियली क्या हो रहा था? इनिशियली तुमने वोल्टेज तो अप्लाई करा, ठीक, लेकिन करंट की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो क्या ये ओमिक बिहेवियर है? ये ओमिक बिहेवियर नहीं है, ठीक और है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे सर, जाता है, इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे करके देखो। ये सर एक अगर डाउट है, क्या? डाउट है सर एक। हाँ सर जो आपने अभी बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को अलग करने में पहले शुरू की एनर्जी उसमें लग जाएगी सारी, हाँ तो ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस हो गया ना। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वो तो अपने आप ही डिसोसिएट हो जाएगा। हाँ, तो बेटा वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट मानो ना, मैं ये सबका जनरलाइज केस नहीं ले रहा, ठीक। मैं कह रहा हूँ कुछ इलेक्ट्रोलाइट नॉन ओमिक बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो देखो यहाँ पर ये वोल्टेज वाली एक्सिस है, तो तुमने देखा कि 0.8 वोल्ट तक कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक, कोई करंट नहीं है। मतलब यहाँ पर वोल्टेज तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन करंट की वैल्यू इतने रीजन में क्या है? 0 है। और एकदम से करंट की वैल्यू ऐसे जा रही है, ठीक। तो ये भी एक तरीके का नॉन ओमिक बिहेवियर है, नॉन ओमिक बिहेवियर, ठीक है। मतलब यहां तक तो इसने नॉन ओमिक बिहेवियर शो ही कराई है, उसके बाद थोड़ा बहुत ओमिक बिहेवियर आ गया, लेकिन अल्टीमेटली पूरा देखा जाए तो ये नॉन ओमिक बिहेवियर है, ठीक है बेटा। तो ये सारी जो भी मैंने कराया है, ठीक, ये मैं लिमिटेशंस बता रहा हूँ ओम्स लॉ की, ठीक। चलो ये भी बात हो गई। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस, टॉपिक इज रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे रेजिस्टेंस होता क्या है? अगर कोई तुमसे जनरली पूछ ले कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो तुम क्या बोलते हो? ऑब्स्ट्रक्शन, हम्म, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है उसे। एनीथिंग, Opposition. एनीथिंग दैट अपोजेज फ्लो ऑफ करंट, ठीक, दैट थिंग इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसी कोई सी भी चीज जो करंट को अपोज करे, ठीक, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटे? रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अब ये ओल्ड डेफिनेशन है, ठीक। रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता है जनरली। देखो क्या होता है, अगर मैं एक वायर ले लूं, ठीक है, मेरे पास एक वायर है, अगर अगर मैं एक ये वायर ले लूं, ठीक, इस तरीके से एक वायर है, और इसको मैं अगर डिफरेंट उस पर कनेक्ट कर दूं, तो होगा क्या? ये मैं पॉजिटिव टर्मिनल ले लेता हूँ, ये मैं नेगेटिव टर्मिनल ले लेता हूँ, ठीक। तो मैं क्या देखूंगा कि इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना इस डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब भी यस फ्लो सर। करते हैं ना, तो उनका जो फ्लो होता है, ठीक, वो फ्लो कभी भी स्मूथ नहीं होता है, ठीक। मतलब उनकी वेलोसिटी कभी भी स्मूथ नहीं होती है, ठीक है। वेलोसिटी स्मूथ नहीं होती है, ठीक है, बल्कि ड्रिफ्टेड होती है, ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? टकरा टकरा के चलना। इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के चलते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन में कोलिजन्स होती हैं, कोलिजन्स, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी, क्या वेलोसिटी उतनी कम होगी या ज्यादा होगी? उतनी कम होगी, ठीक है। देखो जितनी कोलिजन्स होगी ना, उतनी वेलोसिटी स्मूथ नहीं होगी, ठीक है, उतनी कम वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी उतनी कम होगी, ठीक। तो जितनी कम वेलोसिटी होगी, उतना ज्यादा कम करंट आएगा। तो
रेजिस्टेंस एक तरीके से कोलिजन्स होते हैं, ठीक है। अगर तुमने कोलिजन्स किसी तरीके से बढ़ा दी, ठीक है, अगर तुमने कोलिजन्स का अमाउंट बढ़ा दिया तो ये आपस में कोलाइड करते रहेंगे, ठीक। मतलब इनमें स्टेट जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक। इसी चीज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। समझ में आया रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस अगर कोई पूछे क्या होता है तो सिंपल बोलना, दीज आर द कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, जो कि इनेबल करता है स्मूथ वेलोसिटी को। अगर स्मूथ वेलोसिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस वहां पर ज्यादा होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इस चीज को हीट कर दूंगा, हीट, ठीक, हीट कर दूंगा तो बताओ वो एनर्जी किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को को। मिलेगी। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को जब हीट एनर्जी मिल जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा सर, हाँ, जब कोलिजन ये करेंगे। अनस्टेबल हो जाएगा, बताओ जब ये अनस्टेबल हो जाएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी कम हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी बेटे, क्या ये स्मूथ फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब ये स्मूथ फ्लो नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली करंट का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल हमने ये पढ़ा तो है कि अगर हीटिंग इफेक्ट आता है, ठीक, हीटिंग इफेक्ट हमेशा रेजिस्टेंस को क्या कर देता है बेटे? बढ़ा देता है, ठीक। हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस को हमेशा क्या करता है? बढ़ा देता है। तो वो क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट से कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, ठीक। अगर कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाती है, सिंपल। तो ये होता है रेजिस्टेंस। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया डीप एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। अभी और ज्यादा डीप एनालिसिस करेंगे इसका, किसमें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये बताओ ओम्स लॉ ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, क्योंकि इसी इसी के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो ओम्स लॉ क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक। सो V इज इक्वल टू IR, ठीक है। इस कांस्टेंट को हटाते थे, रेजिस्टेंस लगाते थे, तो यहां से मुझे पता चला कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है बेटा वो क्या आएगी? V बाई I। तो अगर कोई पूछ ले रेजिस्टेंस क्या होता है तो क्या बोलोगे? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो? पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? सो रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस may be defined as रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, ठीक है, टू द करंट flows through same conductor, ठीक है। चलो ये बता दो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ये तो तुम्हें बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। ओम, ठीक है, ओम, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। अच्छा 1 ओम किसके इक्वल होता है? 1 ओम किसके इक्वल होता है? 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। सो 1 वोल्ट, 1 ओम अगर कोई पूछे तो ये इक्वल होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये देखो, ठीक है। तो इतना याद रखना, ठीक है। आई होप रेजिस्टेंस आ गया होगा। और रेजिस्टेंस दिखता कैसे? मैंने कल बताया था, नहीं बताया था? तुम्हें दिखाया था रेजिस्टेंस कल? हाँ ठीक सर, है, वो कार्बन वाला दिखाया था। हाँ ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये मैंने तुम्हें दिखाया था, हाँ ये रहे, ये देखो, ये रहे वो रेजिस्टेंस बेटे। चलो इसको यहाँ कॉपी मारते हैं, ठीक। देखो कितनी अच्छी बात है ये, इनको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। अच्छा ये जनरली ना कार्बन कोड रेजिस्टेंस होते हैं, कार्बन कोड। इसको भी अभी डिस्कस करते हैं कि कार्बन कोड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो कार्बन कोड रेजिस्टेंस है ये, सिंपल रेजिस्टेंस है ये, ठीक। तुम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखोगे ना उसमें ऐसी चीजें ज्यादा यूज होते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस, ठीक। ऐसे रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा यूज होते हैं? क्योंकि हम इसको अपने हिसाब से रेंज दे सकते हैं, ठीक। फ्यू ओम से फ्यू मिलियंस तक ले जा सकते हैं, ठीक। दैट इज व्हाई इट इज वेरी यूजफुल, ठीक, इस टाइप के रेजिस्टेंस। तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ऐसा दिखता है रजिस्टर, ठीक। लेकिन अगर कोई पूछे घर में क्या है रेजिस्टेंस तो तुम्हें क्या दिख रहा है? टीवी दिख रहा है, ठीक, फ्रिज है होगा यस घर सर। पे, ठीक है,
और ऐसी कोई सी भी चीज जो करंट को क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है, करंट फॉर्म भी हो जाएगा। सो जो भी चीज करंट को कंज्यूम कर रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रखना। और जो लैब में रेजिस्टेंस मिलेगा तो तुम्हें टीवी फ्रिज थोड़ी ना देंगे, क्या देंगे, ऐसा कुछ देंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आई होप तुम्हें ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेटे। ठीक, तो देखना ध्यान से, बहुत इजी है ये। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, राइट। किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक, तो इसको करने से पहले एक बात याद रखना, तो क्या कि रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस होते हैं कोलिजन्स। ठीक, कोलिजन्स किसके बीच, इलेक्ट्रॉन्स के बीच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच की कोलिजन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, कैसा बना दूं, राइट, ऐसा, ये देखो। ठीक है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। ठीक है बेटे, देखो ऐसा बना दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ना ये इसका, ये जो है, ये क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ए। ठीक, और इसका यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है स्मॉल ए। ठीक है, अब जरा बेटा देखो, मैंने ना दोनों तरफ पोटेंशियल लगा दिया, पोटेंशियल लगा दिया इस तरीके से। यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर लगा दिया नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। यहाँ पर भी लगा दिया पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर भी लगा दिया नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। सो जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। और सेम वोल्ट लगाया मैंने, सेम वोल्ट। ठीक, सेम वोल्टेज अप्लाई करी है, सेम वोल्टेज। ठीक है, अच्छा ऐसे करा है तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। सिंपल मुझे बताना, सोच के बताना, अगर करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो किसके बीच, किस केस में, इस फर्स्ट केस में या इस सेकंड केस में, किस में ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही होंगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच, सेकंड में। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, इसका ना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। ठीक है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो डेफिनेटली कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा हाई है। ये कुछ वैसी बात है कि एक चौड़ी गली है और एक बहुत ही पतली गली है। ठीक है, और अचानक से वहां पर भगदड़ मच गई है। ठीक, तो बताओ बेटा कहां पर ज्यादा सेफ रहेगा, कहां पर इजिली फ्लो कर जाएगा लोगों का, यहाँ पर जहां पर एरिया ज्यादा है। ठीक, तो डेफिनेटली यहाँ पर करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक, और यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो अगर मैं पूछूं किसका रेजिस्टेंस हाई है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक, इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा बेटा, इस केस में वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो एक चीज तो मुझे यहाँ पर कंफर्म हो गई है। क्या कंफर्म हो गई है, कि अगर एरिया कम है, देखो अगर एरिया ज्यादा है, ठीक, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है बेटे, कम हो रही है। ठीक है, अगर एरिया कम है, ठीक, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है बेटे, हाई हो रही है। ठीक, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है यहाँ पर। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कंक्लूड करके कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। ठीक है, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा सेकंड केस देखो क्या है। सेकंड केस है, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर सेकंड केस, सेकंड फैक्टर है, ये मेरे पास एक है वायर, ठीक है, और एक वायर ये है बेटा, सेम है इनका एक क्रॉस सेक्शन एरिया, एक ये है। ठीक है, जल्दी बता दो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ज्यादा होंगे, फर्स्ट वायर में या सेकंड वायर में, सेकंड वायर। सेकंड वायर। ठीक, ये देखो बड़ा कॉमन सी चीज है।
ये एक स्मॉल पोर्शन है किसी वायर का, ठीक। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कम होंगे, यहाँ पर ज्यादा होंगे। तो अगर मैं कह दूं कि कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा बेटा, तो जल्दी बताना किसमें ज्यादा है। सेकंड में। सेकंड में। तो अगर लेंथ ज्यादा है, ठीक, लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी बेटे, हाई आएगी, ठीक। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई आ रही है, और अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अगर लेंथ हमारे पास कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ जा रही है। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली, क्या पता चला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर। चलो अब दोनों फैक्टर को कंबाइन कर देते हैं। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड फैक्टर। सो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के, ठीक। इससे मुझे पता चला कि जब ये कांस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे करके एल बाई ए। और जो ये कांस्टेंट होता है, ठीक, इस कांस्टेंट को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक। और ये होता है रेजिस्टिविटी बेटे, ये जो रो होता है ना यहाँ पर, ये होता है रेजिस्टिविटी। इसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं, ठीक। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जब भी मैं कहूँ रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला लिखो, तो क्या तुम ये लिख सकते हो या नहीं, लिख दोगे वहां पर, ठीक है, बहुत इजीली लिख दोगे, ठीक। तो मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगह यूज होने वाला है, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं रजिस्टिविटी। ये रजिस्टिविटी क्या होती है, कोई बता सकता है। यूनिट रेजिस्टेंस होती है जो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ के ऊपर नापी जाती है। यूनिट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास R इजकल टू रो एल ए करके कोई चीज है, ठीक, और मुझे रजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, ठीक। तो लेट कर लो एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ वन है, ठीक है, और उसका एरिया भी क्या है, 1 है। 1 का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मान लो 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। तो जरा देखो R किसके इक्वल हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है, कब, जब वायर हमारे पास यूनिट डायमेंशन की हो। मतलब अगर मेरे पास ये एक वायर है, देखो इस तरीके से, ठीक, ये एक वायर है, ये पूरी की पूरी एक वायर है मेरे पास, ये देखो ये वायर, ठीक। और इस पूरे का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, इस पूरे का रेजिस्टेंस R है। तो इसमें एक यूनिट डायमेंशन का टुकड़ा काट लो, छोटा सा टुकड़ा, ये वाला, ठीक। ये वो टुकड़ा है, कौन सा टुकड़ा है ये वो टुकड़ा है जिसका 1 मीटर है और एरिया 1, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसका लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये वो चीज है, मतलब यूनिट डायमेंशन का है। तो बेटा इसकी जो ये जो चीज होगी, फिर ये जो चीज होगी ये, ठीक, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी, ठीक है। इतनी बात याद रखना। तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। और रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, यहां पर ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये वायर है और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना है, कितना है, मान लो 1 ओम का है, ठीक। तो अगर मैं इस वायर की लेंथ बढ़ा दूंगा, ठीक, अगर मैंने इस वायर की लेंथ बढ़ा दी बेटे, तो बताना इसका रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, वही रहेगी या चेंज हो जाएगी, और वही रहेगी, वही रहेगी ना भाई, इतना पोर्शन तो वही रहने वाला है हमेशा, ठीक। तो याद रखना, जितना भी बड़ी वायर ले लो या जितनी भी छोटी वायर ले लो, ठीक, उस वायर की रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, और यहाँ पर मैंने तुम्हें दिखाया है। अगर इसका 3 टाइम्स भी कर दोगे, इसका 3 टाइम्स भी कर दोगे, तो इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना जितना पहले था, ठीक, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर ए सेम मटेरियल रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन अगर मटेरियल डिफरेंट हो जाए, ठीक, तो रेजिस्टिविटी अलग हो जाती है। अगर कॉपर है हमारे पास,
कॉपर हमने ले रखा है तो इसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, ठीक। अगर मैंने आयरन ले रखा है तो इसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, सिंपल, ठीक है। सो अगर मटेरियल चेंज हो जाए तभी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, वरना चेंज नहीं होती। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है, किन फैक्टर पे चेंज हो सकती है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलो ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट कोई बता सकता है क्या होगी रेजिस्टिविटी की यूनिट? ओम मीटर। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता है रो एल डिवाइड बाय ए। यहां से पता चला कि रेजिस्टिविटी जो हमारे पास आएगी वो आएगी आर ए डिवाइड बाय एल, ठीक। तो आर की यूनिट होती है ओम, इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर, इसकी हो जाएगी मीटर, 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर। ओम मीटर बेटा इसकी क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है, याद रखना, ठीक। किसकी? रेजिस्टिविटी की। आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करने जा रहे हैं करंट डेंसिटी, ठीक, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज, लेकिन ओम्स लॉ पे तो और भी चीज आ सकती है। चलो कुछ ग्राफ कर लेते हैं, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। मैं भूल गया था ये, ठीक है, तो यहां करा दे रहा हूं, ग्राफ्स ऑफ ओम्स लॉ, ठीक। अच्छा ग्राफ देखो, इसका क्या आता है, वी आई आर होता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके होता है ये होता है हमारा ओम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, राइट। एक सेकेंड, बीच में प्याज भी तो लग जाती है। हाँ, तो अब जरा यहाँ पर देखो, अगर मैं ग्राफ की बात करूं बेटे, ठीक है, ग्राफ की, तो देखना ग्राफ कैसे बनते हैं इसके। इन ग्राफ्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर ये V है और ये I है, ठीक, तो इसकी ये जो लाइन जाएगी कैसे जाएगी? ऐसे जाती है, ठीक। कोई बताएगा कि ये जो लाइन जा रही है, ठीक, इस ये लाइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एनीवन? रेजिस्टेंस लॉ फॉलो कर रही है सर ये। नहीं, ओम्स लॉ तो फॉलो कर रही है, इंडिकेट क्या कर रही है? ये रेजिस्टेंस, ठीक। कैसे पता चला बेटा, कैसे पता चला ये? क्योंकि देखो ये लाइन का अगर कुछ भी देखना हो ना तो ये एंगल देखना पड़ता है, ठीक। अच्छा, इस एंगल को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, ठीक। स्लोप मतलब क्या होता है? टेन थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। अगर मैं ये एक ट्राइंगल बना दूं इस तरीके से, तो जरा ध्यान से देखो, ये जो वाई एक्सिस है, ठीक, यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वी रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो एक्स एक्सिस है, बेस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये V बाई आई होगा, ठीक। और यहाँ पर देखो, अगर मैं इस ओम्स लॉ से V बाई आई निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये जो लाइन यहाँ पर इंडिकेट करती है ये रेजिस्टेंस इंडिकेट करती है, याद रखना। सेकेंड चीज, तुम्हें पलट सकता है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पलटेगा? देखो ऐसे पलटेगा एग्जाम में, ये आई दे देगा और ये V दे देगा, ठीक। अब जल्दी बताओ, ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। 1/r। हाँ, 1/r क्या होता है? अरे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। क्या होता है? कंडक्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? कंडक्टेंस होगा। तो कैसे पता करेंगे? ये स्लोप निकालना पड़ेगा। जब भी याद रखना, जब भी मैं पूछूं ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, तो वहां पर ये एंगल से पता चलता है ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है। तो डेफिनेटली ये स्लोप है, ठीक है। और इस स्लोप को निकालना होता है तो हमें टेन थीटा पता करना पड़ता है। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। फिर से ये अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं, ये देखो, ये अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है आई, ठीक। और ये जो वाली एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वी रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हो जाएगा I बाई वी, ठीक है। सो I बाई वी किसके इक्वल होगा? 1/r। और 1/r होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक। तो ये जो चीज है ये हो जाएगी हमारी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक। सो बेटा ऐसे, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे आएंगे,
ऐसे आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चंस ठीक, वो पूछेगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बताना किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ए का। ए का। कैसे पता चला, स्लोप देख लो, सिंपल। ठीक, स्लोप ज्यादा है सबसे सर। पहले तो ये देखो, ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन V बाय आई रिप्रेजेंट कर रही है, और V बाय आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक, मतलब ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है ये लाइन। ठीक है, अब मान लो ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2, तो डेफिनेटली θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ठीक, और यहाँ पर जो थीटा है वो क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है। रेजिस्टेंस कितना, आर ए का। ठीक, और θ1 क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस आर बी का। ठीक, तो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर वो पलटना चाहेगा, ठीक, तुम्हें घुमाना चाहेगा, तो कैसे देगा, ऐसे देगा। और ये जनरली बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इस पे। ठीक, उन्हें बस ये पता होता है V बाई आई का कुछ भी होगा तो वो रेजिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं होता वे। ठीक, तो याद रखना क्या होगा वहां पर, ऐसे करके अब क्वेश्चन आएगा। ये रहा ए और ये रहा बी, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। सर बी। बी का। बी का। ठीक, हाँ, कैसे पता करा, अब यहाँ पर देखो ये जो स्लोप है, ठीक, ये जो θ1 है और ये जो θ2 है, ठीक, इसका ये जो स्लोप है ये लाइन का इंडिकेट कर रही है। लाइन इंडिकेट कर रही है I बाई वी। अगर कभी देखना हो लाइन का इंडिकेट कर रही है तो सिंपल y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस कर देना, समझ में आ जाएगा कि वो लाइन क्या इंडिकेट कर रही है। ठीक, तो ये I बाई वी इंडिकेट कर रही है, मतलब ये कंडक्टेंस इंडिकेट कर रही है। ठीक, सो कंडक्टेंस किसका ज्यादा है, सिंस θ2 इज ग्रेटर देन ए का। ठीक, और ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कंडक्टेंस डिनोट कर रहा है। सो कंडक्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ बी। ठीक, तो डेफिनेटली इसका रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस ऑफ ए विल बी लेसन देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, सिंपल। तो रेजिस्टेंस ऑफ बी यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक, सो रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे या नहीं कर लोगे, कर लेंगे सर। ठीक है बेटा, कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। लेस देन 1 मिनट है, फिर से ज्वाइन करो, चलो। हमने कर ली रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। तो 20 बच्चे, तो बाकी बच्चे कहाँ गए, घूमने चले गए, कैसे इंसान है ये सब। चलो अब हम करने जा रहे हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना बेटे, करंट डेंसिटी। ठीक, ये करंट डेंसिटी क्या होता है, किसी ने कुछ लिखा है। सर मैंने भी नोट किया है, कल के भी के थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड। सो करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा, चलो इसको समझते हैं। ठीक है, सो पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as amount of charge ठीक, flowing per second through a unit area held normal to the direction of flow of charge, ठीक, at that point। अब तुम बोलोगे इतनी बड़ी सी डेफिनेशन निकलवा दी, इसकी तो सिंपल डेफिनेशन भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, इसी चीज को हमें ध्यान से समझना है। ठीक, कि करंट डेंसिटी होती क्या है। देखो करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है चीजों को समझने में। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि मान लो अगर तुम्हारे पास कोई वायर है, ठीक, ऐसे करके कोई वायर है बेटे,
ऐसे करके अगर तुम्हारे पास कोई वायर है, ठीक ठीक, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से, तो डेफिनेटली इसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा। ठीक, तो चार्ज जब फ्लो करेगा तो मान लो चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर ध्यान से नोटिस करो कि ये जो एरिया है, ठीक, ये एरिया, इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, इस डायरेक्शन में होगा ना, ठीक है, और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो डेंसिटी निकालने के लिए यही कंडीशन होनी चाहिए, ठीक, कि एरिया हमेशा एरिया जो वेक्टर है, ठीक, ये हमेशा डायरेक्शन में होना चाहिए। किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। ठीक, तब जो भी करंट फ्लो करता है, ठीक, कितना अमाउंट ऑफ करंट इस एरिया के थ्रू फ्लो कर रहा है, उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। मान लो ये करंट आई है, ठीक, तो करंट डेंसिटी होता है कि कितना एरिया, करंट डेंसिटी जे से डिनोट करते हैं, और ये होता है कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया। और याद रखना कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसके मतलब करंट और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए हमेशा। अगर तुम ऐसा अप्लाई कर सकते हो, ठीक, तो इस सिचुएशन को कहते हैं करंट डेंसिटी। सिंपल सी बात है यार, एक एरिया के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक, अगर मान लो ये एरिया है मेरा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और करंट फ्लो कर रहा है कितना, करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, ठीक, तो जल्दी बताओ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी उस केस में, करंट डेंसिटी 1 हो जाएगी उस केस में। ठीक है, अगर मैं यही कह दूं कि इतने ही एरिया के थ्रू अब 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो बताओ करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, करंट डेंसिटी 2 हो जाएगी। ठीक, तो करंट डेंसिटी सिंपल होता है कि कितना करंट फ्लो कर जा रहा है एक एरिया के थ्रू, कितना करंट पास कर रहा है, ठीक, कितना करंट पास कर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक, और याद रखना करंट डेंसिटी में ए और आई के बीच एंगल 0 होना चाहिए। ठीक, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच एंगल 0 होना चाहिए, देखो कोई भी इस वायर को काट भी तो सकता है, ये वायर ऐसे भी तो हो सकती है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है बेटा, ये वायर ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसे कट में भी तो हो सकती है, ये देखो ऐसे। ठीक, वायर ऐसी हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो सकती है, मतलब कुछ कोई भी वायर को ऐसे कट कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है। अब जरा ध्यान से बताना, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है। अब इस केस में मुझे करंट डेंसिटी पता करनी है कि करंट डेंसिटी है कितनी। ठीक, तो सिंपल देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये एरिया, ये जो ये वाला एरिया है ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, ये वाला जो एरिया है ये देखो, ये वाला एरिया ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक, अच्छा ये बताओ इसका जो एरिया वेक्टर है, ठीक, वो एरिया वेक्टर कैसे जा रहा होगा, एरिया वेक्टर कैसे जा रहा होगा बेटा, ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, ये देखो ये जा रहा है एरिया वेक्टर ए। ठीक, अब तुम्हें करना क्या है, जो करंट जा रहा है यहाँ पर, वो करंट कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। ठीक, इन दोनों के बीच एंगल कितना बेटा, थीटा। जस्ट रिजॉल्व करो इसको, रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ए साइन थीटा। मैंने अभी तुम्हें बताया है कि अगर कभी भी करंट डेंसिटी निकालते हैं तो वो वाला एरिया लेते हैं जो करंट की डायरेक्शन में होता है। तो बेटे यहाँ पर जो करंट डेंसिटी हो जाएगी ना, इस केस में जो करंट डेंसिटी होगी वो होगी आई डिवाइड बाय ए कॉस थीटा, सिंपल। ठीक, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे, उसके अलोंग वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक, सो इस डायरेक्शन में ये होगी हमारी करंट डेंसिटी। समझ में आ गई ये बात या नहीं आई? आ गई सर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, जब भी करंट डेंसिटी निकालनी है तो करंट और एरिया सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो तुम उसको कर लोगे, कैसे कर लोगे, रिजॉल्व करके। तो देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ना, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो अब बताओ जनरली, अगर मैं जनरली डिफाइन करूं करंट डेंसिटी को, जनरली करंट डेंसिटी अब कैसे डिफाइन होगी बेटे, करंट डेंसिटी किस फॉर्मूले से अच्छी डिफाइन हो रही है, इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से? जनरलाइज केस कौन सा हो रहा है, ये वाला केस है, ये सेकंड इक्वेशन जनरलाइज केस है, क्योंकि देखो इसमें cos थीटा इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, सो जनरली करंट डेंसिटी J, ठीक, कैसे डिनोट करी जाती है, ऐसे डिनोट करी जाती है, J इज इक्वल टू आई ए cos थीटा। ठीक है, अब जल्दी बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? यहां से इस इक्वेशन से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई किसके इक्वल हो जाएगा,
जे ए कॉस थीटा के, ठीक। और याद करो जब भी हम कॉस थीटा हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, एक डॉट लगाते हैं यहाँ पर। तो ये देखो ये ऐसे हो गया, ठीक। मैंने तुम्हें बताया कि करंट हमेशा क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। बताना दो वेक्टर का डॉट हमेशा क्या देता है, स्केलर ही तो देता है, स्केलर। ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अस क्या, करंट, गिव्स अस स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। ये तो कांस्टेंट करंट के लिए हो गया। अगर वैरी कर रही हो, ठीक, सरफेस एरिया वैरी कर रहा हो हमारा, तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नोट करके लिख लेना, ठीक। नोट करके क्या लिखना है, नोट करके ये लिखना है कि आई को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जे डॉट डेल एस, ठीक है। ये वेरिएबल केसेस के लिए है, फोर वेरिएबल केसेस, फोर वेरिएबल केस, ठीक है। हाउ मेनी, 26, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारे पास। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जल्दी से बता दो कंडक्टेंस मैंने क्या बताया था, कंडक्टेंस होता क्या है, छोटी रेजिस्टेंस का उल्टा। छोटी छोटी चीजें डिफाइन करनी है मुझे, ठीक है। सो व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इट इज डिफाइंड एज अ, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। और इसको किससे डिनोट करा जाता है, इसको जी से डिनोट करा जाता है, दैट इज, ठीक, जी इक्वल टू 1/r, ठीक। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये होता है कंडक्टेंस का फॉर्मूला। इसकी एसआई यूनिट बताओ क्या होगी, अरे इसकी एसआई यूनिट क्या ओम होगी, इनवर्स या फिर मो, ओम इनवर्स या फिर मो। इनवर्स, पीमन। ठीक, या मो, मतलब ठीक मो, इसका उल्टा, एमएचओ। ठीक है। अब हमें डिफाइन करना है कंडक्टिविटी। बताओ कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ऑफ उल्टा। रेजिस्टिविटी। कितना सिंपल है ये सब चीज है, तुम्हें लग रहा होगा क्या बकवास हो रही है ये, ठीक। सो इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड as the reciprocal of resistivity, ठीक है। और इसको ना सिग्मा से डिनोट करा जाता है, वैसे इसे कहते क्या, इसे कप्पा, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करा जाता है। केमिस्ट्री में लिखते हैं सर इसको। हाँ केमिस्ट्री में पापा। कापा से डिफाइन करा जाता है इसको, तो ये 1/ρ होगा, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जो रेसिप्रोकल होगी किसकी, रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की क्या आ रही थी, ओम मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम, पर ओम पर मीटर, ठीक है। या मो मीटर, या मो पर मीटर, ठीक है। चलो ये भी हमने डिफाइन कर लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और शायद ये आज का लास्ट है, कितना टाइम हो गया, टाइम इज, कब तक होती है हमारी क्लास, 11 बजे तक, सर 9:30 से 11। अच्छा ठीक है। सो अब हम करने जा रहे हैं वेक्टर लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब तुम बोलोगे ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म ये कहां से आ गई, ठीक है। तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, 100 स्टार, ये एग्जाम में आ सकती है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक। तो चलो बताओ, एज वी नो, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ इज गिवन एज V इक्वल टू आई आर, ठीक है। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V इक्वल टू आई, रो को देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो L/A,
ठीक, अभी तो करवाया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, अभी तो ड्राइव कराया यार तुम्हें। क्या करवाया था? R इक्वल टू रो एल ए। ठीक है, सो मत जाना। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा V इक्वल टू आई बाई ए रो एल, ये हो गया। अच्छा, आई बाई ए किसके इक्वल होता है? अभी हमने पढ़ा है जे करंट डेंसिटी। डेंसिटी जे वेक्टर। ठीक है, सो ये हो गई बेटा हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन क्या है? वी ऑल्सो नो दैट कितनों को पता है E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर होता है? पता होगा। मेरे को तो पता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको किसी वायर के अक्रॉस लगा रहा हूँ, किसी वायर के अक्रॉस, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, ठीक, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से जाएगी। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू V बाई एल। ठीक, तो V यहाँ पर क्या आ जाएगा? V हो जाएगा E इंटू एल। ये हो गई इक्वेशन सेकंड, और ये हो गई थी इक्वेशन फर्स्ट। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, सो देखो ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जल्दी बताओ हम क्या लिख सकते हैं? ई एल मतलब ये वाली चीज किसके इक्वल आएगी? जे रो एल, जे रो एल। ठीक है बेटे, अब जल्दी बताओ एल से एल क्या कैंसिल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई? जे रो। ठीक है, अब ये एक बात बताओ, हाँ जे, ठीक है, जे को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जे हो जाएगा ई डिवाइड बाय रो, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 बाय रो इंटू ई। कौन बताएगा 1 बाय रो किसके इक्वल था? कंडक्टिविटी। तो ये कंडक्टिविटी हो गया। ठीक, अच्छा एक बात अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखना इसको। अगर मेरे पास ये एक वायर थी, ठीक है, ये एक वायर थी, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था। ठीक, बताओ करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना करंट, इस डायरेक्शन में, तो करंट डेंसिटी भी तो इसी डायरेक्शन में होगी। जब करंट डेंसिटी इस डायरेक्शन में है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में है। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। ठीक, सिंस current density and electric field has same direction। ठीक है, सेम डायरेक्शन होती है। तो बताओ इनके ऊपर जब मैं वेक्टर लगाऊंगा तो माइनस लगाऊंगा या प्लस लगाऊंगा? मतलब क्या इसके माइनस लिखूंगा या प्लस लिखूंगा? प्लस ही तो लिखूंगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक, तो ये बेटा ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, याद रखना इसको, इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म। इसमें क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, एमसीक्यू में ऐसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा सही है। तो याद रखना ये तुम्हें बताना है वहां पर। ठीक, ये नहीं बता पाए तो गलत हो जाएगा, चीजें गलत हो जाएंगी वरना। ठीक, किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है आज का, या कल करें? देख लो सर, मर्जी है। अबे नहीं, तुम थक भी तो बहुत जल्दी जाते हो। थके कहाँ सर, हम भी वेले, आपकी क्लास आपकी बाद में ही होगी। हम भी वेले, आप भी वेले। पढ़ाओ सर, हम पढ़ते हैं, आप पढ़ाओ। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट करा था। ठीक है, हो गया, ये हो गया, ये हमने कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, राइट, ये भी कवर कर चुके हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब
आज का लास्ट टॉपिक है कार्बन कोड रेजिस्टेंस। कार्बन कोड रेजिस्टेंस। बेटा ये कार्बन कोड रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो कार्बन कोड रेजिस्टेंस के लिए सही मैंने जो पिक्चर दिखाई थी वो यही वाली है। कौन सी वाली? कहाँ गया वो? तो कलर्ड फोटो। ये होता है कार्बन कोड रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये कॉपी है पहले से ही। ये वाली मत करो, आपके फोल्डर में एक और थी बढ़िया। अरे वो तो मैं चलो वो तो मैं अभी समझाता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है। सो बेटा इन्हें कहते हैं कार्बन कोड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कार्बन कोड रेजिस्टेंस बने किससे होते हैं? ठीक, तो ये कार्बन कोड रेजिस्टेंस मिक्सचर होता है। ठीक, देखो किस किस का मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होता है कार्बन ब्लैक का, कार्बन ब्लैक, ठीक, प्लस क्ले, प्लस इनको बाइंड करने के लिए एक रेजिन बाइंडर का यूज करते हैं, ठीक है, रेजिन बाइंडर। ठीक, ये तीन मटेरियल हमें चाहिए होते हैं, इनको मिक्स कर दो आपस में। ठीक, मिक्स करके एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में इनको डाल दो, मतलब एक सिलेंडर बना दो इनका इस तरीके से। ठीक, जब ये सिलेंडर बन जाए तब अब ये बन जाता है कार्बन कोड रेजिस्टेंस। ठीक, तब ये कहलाता है कार्बन कोड रेजिस्टेंस, कार्बन कोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और वो कार्बन कोड रेजिस्टेंस देखो ऐसे दिख रहे हैं। ये वो सिलेंडर हैं जो इसके मिक्सचर से बने हुए हैं, ठीक है, याद रखना। अब इनको बनाने का एडवांटेज क्या है बेटा? ठीक, इनको बनाने का एडवांटेज देखो क्या है। छोटे से में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिल जाती है हमें। हाँ, इनको बनाने का एडवांटेज क्या है? देखो ये ना इनकी रेंज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इट हैज ए वाइड रेंज, वाइड रेंज, ठीक है। इसको हम फ्यू ओम से लेके मिलियंस ओम तक बना सकते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज को। इट हैज अ वेरी वाइड रेंज। दूसरा, ये बहुत चीप होते हैं, ठीक, दे आर वेरी चीप, दे आर वेरी चीप, वेरी चीप। ठीक, और सही मायने में यही रीजन है इनको बनाने का। देखो हम कोई भी चीज बनाते हैं ना, वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो हमें इकोनॉमिकली फिट होनी चाहिए, ठीक है। किसी ने कुछ लिखा था, सर 10:30 पे मीनाक्षी मैम की क्लास है, वाई ओनली सिलेंडर शेप? किसी भी शेप में। अरे बेटा अगर लपेटेंगे तो बताओ कौन सी शेप आएगी? अगर मैं इस मिक्सचर को बाइंड करने की कोशिश करूं तो जनरली कौन सी शेप आएगी? सिलेंड्रिकल शेप ही तो आएगी, ठीक है। और सिलेंड्रिकल शेप पे देखो तुम, ये जो कलर है ना, ये कलर बहुत इजीली दिखा सकते हो अलग अलग। अब ये कलर क्यों दिखा रहे हैं इस पे मैं बताता हूँ, कलर क्यों दिखाते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस मापने के लिए, ताकि इनकी रेजिस्टेंस हमें पता लग जाए। ठीक, सो अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ठीक, इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है? कलर कोड रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? कि इसकी रेजिस्टेंस हम अपने आप पता लगा सकते हैं। ठीक, थर्ड चीज, वी कैन easily find out their values, ठीक, by observing their colors। ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए देखो बेटा मैं दिखा रहा हूं एक चीज। ठीक, यहाँ पर मैंने बनाया था टेबल याद करना होता है सर। हाँ, इसके लिए तुम्हें क्या याद करना पड़ेगा? इसके लिए ये याद करना पड़ेगा बस। देखो क्या याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। 10:30 बजे तुम्हारी क्लास कैसे हो सकती है मीनाक्षी मैम की भाई, जब मेरी 11 बजे तक है? तो सर वैसे सर आज का थर्सडे का टाइम टेबल 11 लाइब्रेरी का पीरियड था। क्योंकि मेरे को जो टाइम टेबल मिला है उसमें तो 9:30 से 11 है तुम्हें। सर हमारे पास जो टाइम टेबल है ना उसमें 2 थर्सडे दे रखे हैं। उसमें 2 थर्सडे हैं। चलो कोई नहीं, हाँ। गलती हो गई होगी, हो जाती है। ठीक, तो बेटा ये होता है देखो कार्बन कोड रेजिस्टेंस। ठीक, इसमें याद रखना जो ये पहला कलर है ये पहला ही डिजिट दिखाता है रेजिस्टेंस की।
ठीक, ये जो दूसरा कलर है ये दूसरी डिजिट दिखाता है, और ये जो तीसरा कलर है ये मल्टीप्लायर दिखाता है पावर के। ठीक, मतलब पावर दिखाता है एक तरीके से। ठीक है, और ये जो फोर्थ कलर है ये टॉलरेंस दिखाता है। टॉलरेंस बोले तो मतलब इतना ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, एरर। हाँ, ये एरर दिखा सकता है कि हीटिंग इफेक्ट आने में इतना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सिंपल ये दिखा सकता है वो। ठीक है, अब देखो जैसे यही रेजिस्टेंस है, इस रजिस्टर का तुम्हें रजिस्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो पहला कलर कौन सा है, जल्दी देख लो किससे मैच कर रहा है। सर ब्लू। इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो पहली इसकी डिजिट हो जाएगी बेटा वो क्या होगी, 6 होगी। इसका दूसरा कलर है वो रेड है, रेड ये रहा। ठीक है, मतलब वो 2 हो जाएगा। तो पहले दो तो डिजिट को दिखाते हैं, और जो तीसरा नंबर होता है वो 10 की पावर दिखाता है। अब देखो 10 की पावर ये ब्लैक है, ब्लैक यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 की पावर 1 हो गया। ठीक है, प्लस सर नहीं, 10 की पावर 0। 10 की पावर 10 की पावर 0 है, मल्टीप्लाई 1 ओम हुआ है सर उसमें। ये 10 की पावर 0 होगा। ठीक, यहाँ पर इसने ऐसा दिखा रखा है। हाँ ये रहा, ये देखो 10 की पावर 0। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 0। राइट बेटे, फिर ये प्लस माइनस देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कौन सा कलर दिखा रहा है, ये गोल्डन। गोल्डन। अच्छा, गोल्ड में क्या होता है, 5% होता है गोल्ड में। ये देखो ये आ रहा है ना, माइनस 5%। देखो प्लस माइनस 5%, तो तुम्हें प्लस माइनस 5% लिखना है। इतना ओम होगा इसका आंसर, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो सही मायने में इसका आंसर कितना होगा, 62। ठीक, प्लस माइनस 5% 5%, मतलब हीटिंग इफेक्ट की वजह से 5% ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, इतना ओम, तो ये होगा इसका, और इसी को हम कहते हैं कार्बन कोड रेजिस्टेंस। अब बात ये उठी कि तुम्हें ये टेबल याद कैसे होगी, है ना। तो ये टेबल याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक, क्या तरीका है, तुम्हें ये याद रखना है। क्या याद रखना है, ये देखो, बीबी रॉय वेरी गुड बॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ऑफ ग्रेट बच्चा ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी, अरे ये तो छोटा पड़ गया, वेरी गुड वाइफ। सर आप हेड लिखना भूल गए सर। क्या, देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ऑफ टाइम ये हो पर गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 7 ये हो गया 9। 9। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो बी है, ये बी है, देखो ये बी क्या दिखा रहा है, ब्लैक दिखा रहा है, ब्लैक, ये ब्लैक कलर दिखा रहा है, ब्लैक। ठीक है, ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ब्राउन दिखा रहा है, ब्राउन। ब्राउन। ठीक, ये क्या दिखा रहा है, रेड। ये दिखा रहा है ऑरेंज। ठीक, ये क्या दिखा रहा है, येलो। येलो। ठीक, ये क्या दिखा रहा है, ग्रे या ग्रीन दिखा रहा है, ये ग्रीन। ठीक है, ये दिखा रहा है ब्लू, ब्लू, ब्लू। ये क्या दिखा रहा है, वॉयलेट। वायलेट, ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ग्रे। ग्रे, और ये क्या दिखा रहा है, व्हाइट। वाइट। यहाँ पर व्हाइट दिखा रहा है। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है। तो जब तुम्हें ये चीज याद हो जाएगी तो तुम किसी भी चीज का कार्बन कोड इजीली बता सकते हो। ठीक है बेटे, तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराने मुझे, वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं सस्पेंड करते हैं, क्योंकि कई बच्चों को क्या करना है, क्लास लेनी थी, लाइब्रेरी का पीरियड लेना है सर। हाँ, लाइब्रेरी का पीरियड लेना है। 29 कैसे हो गए ये एकदम से, अरे अभी तो थे ही नहीं इतने। मतलब तुम्हें पता है अटेंडेंस कब होती है? ठीक है, अटेंडेंस लेने ही आए हो, लेकिन आओ जरूर। बाद में तुम्हें इसका इम्पैक्ट पता लग जाएगा। क्या बता रहा था यार मैं, एक बार अटेंडेंस ले लूं मैं बस, ठीक है। ये हो गया। आज वो नहीं आया क्या, हिमांशु, क्या नाम है उसका, हिमांशु, अरे यार, हिमांशु गर्ग जो क्वेश्चन पूछता सर, वही वाला। हाँ गर्ग,
नहीं आया लगता है, पता नहीं क्या। हाँ आएगा। क्वेश्चन नहीं आए काफी। चलो ठीक है, अब मैं ये लेक्चर जिसको चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? तो ठीक है, ओके, अब मिलते हैं बाद में कल विद न्यूमेरिकल्स। बाय सर। ओके बाय। Thank you, sir. ओके।